जय हिंद। आज फिजिक्स 10 क्लास का सजेशन में जो है जो बनाए हैं, जो क्वेश्चन परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पहला चैप्टर से जो है स्टार्ट कर रहे हैं फिर से फिजिक्स का 10 क्लास के लिए। किताब पूरा खत्म हो चुका है और फिर से शुरू हो रहा है क्या गया मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। और पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करा क्या कि परावर्तन क्या, रिफ्लेक्शन क्या, तो कहा बोले कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। किसी परावर्तक सतह से टकराया, ये मान लो ये कोई परावर्तक सतह है, इधर समझते चलो, इससे प्रकाश ऐसे आया, टकरा के वापस लौट गया, ये आ रहा है तो इस तरह से तीर का चिन्ह हो गया, ये आ रहा है किरण तो ये हो गया आपतित किरण, टकरा के वापस लौट गया तो ये हो गया परावर्तित किरण। जहां पे यह टकराया वहां पे एक काल्पनिक रेखा दिया जाता है, इसको अभिलंब कहा जाता है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण आई हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण आर, है ना, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, है ना। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, कि किसी सतह से टकरा के वापस लौट जाए तो ये हो गया परावर्तन। जैसे सूर्य के सामने में ऐसे एना रखते हैं तो एना से टकराता है प्रकाश और दीवार पर देते हैं तो वहां पर दिखाई देता है प्रकाश, तो ये हो गया परावर्तन। इसका दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, देखो ना, है ना। और दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन से नियम आ रहा है। अब इसके आगे इसमें जो है दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो कहा गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कोई कांच का बड़ा सा यह गोला है, इसका ऐसे काट लिए या कोई भाग ऐसे काट लिए, ऐसे काट लिए और इसको बाहर से रंग दिए तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण ना। इसको ऐसे करके उल्टा करके रंग दिए भीतर से, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल दर्पण, है ना। ये गोलीय दर्पण हुआ, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण, है ना, जिसको बाहर से रंग दिया तो अवतल दर्पण या इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अंदर से रंग दिया तो उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब इस दर्पण को ये समझ गया, अब इसमें बहुत सारा पद आता है, जैसे ये मान लो ये लिए गोलीय दर्पण, ये लिए करा, इसका मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो करा दर्पण का जो यह मध्य बिंदु है इसको कहा जाता है ध्रुव, कहा जाता है पी, पोल कहा जाता है ना, ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको पी सूचित किया जाता है। ये दर्पण, अब ये गोलीय दर्पण होगा तो इसका, ये गोलीय दर्पण में यह गोला है, इसका एक केंद्र होगा, वृत्त है तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसका जो केंद्र होगा इस गोला का, जिस गोला से दर्पण को काटे हैं उस गोला का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी है, जिस गोला से काटे हैं उसी का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र हो गया सी, है ना। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र, ये हो गया सी। अब कह रहा है क्या कि वक्रता केंद्र समझ गए। अब कह रहा है क्या कि वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव तथा सी के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और सी के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, है ना। मन करो तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र हो गया वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, आर हुआ। ये सारा चीज समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। कहा गोलीय इस दर्पण के मुख अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली ये जो रेखा है इसको कहा जाता है मुख अक्ष। कहा क्या कि इसके मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे या कोई भी रेखा दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने पर अपवर्तन अथवा परावर्तन, क्योंकि यह दर्पण है तो परावर्तन होगा। मुख अक्ष को जहां काटेगी उसको कहा जाता है मुख फोकस, यहाँ पे काट दिए तो ये हो गया मुख फोकस। मुख फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, एफ कहा जाता है, यह है ना।
ये फोकस के बीच की दूरी हुआ। इतना जो है तो शब्द है ये किसी दर्पण के को समझने के लिए कि ध्रुव हुआ, मध्य बिंदु हुआ, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण को से परावर्तन के बाद जिस अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको फोकस कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गया? फोकस दूरी, है ना। ये सभी दोनों दर्पण में उत्तल अवतल दोनों में यही सेम रहेगा, है ना। ये था अवतल दर्पण, ये था अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के समझना, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है। ये चूंकि इस साइड में रंगा हुआ है तो काल्पनिक रेखा यह जो है इसे यह चला गया, यहाँ से जो है इस तरह से जो है रेखा दर्पण पे गया, यहाँ यह P हो गया, इसका यह F हो गया, ये हो गया C, और यह परावर्तित हो गया। इसको जो है काल्पनिक रूप से जो है इसे पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे F से होकर वह जो है लगता है कि F से गुजर रहा है ना। तो इसमें भी यह जो है ध्रुव हो गया, यह हो गया वक्रता केंद्र हो गया। अब ये दोनों दर्पण में जो है अंतर समझना है डिटेल में कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो बताया क्या कि ये अवतल दर्पण हुआ, इसका बाहर का भाग रंगा है? ये उत्तल दर्पण हुआ, इसके अंदर का भाग रंगा है ना। ये अवतल दर्पण हुआ, करा कि इसमें प्रतिबिंब जो है काल्पनिक भी बनेगा वास्तविक भी बनेगा, है ना। काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, है, वास्तविक नहीं बनेगा। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। अवतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा भी होगा, वस्तु से छोटा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा। और ये उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा ही होगा, है। फिर यह अवतल दर्पण में बोले कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है ना। ये अवतल और उत्तल दर्पण का जो है अंतर हुआ कि दोनों में जो है डिफरेंस कैसे समझेंगे। बोले इसका बाहर का भाग रंगा, इसका अंदर का भाग रंगा। अवतल दर्पण हुआ, इसमें उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण हुआ, इसमें काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर दोनों होगा, तीनों होगा। इसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से क्या होगा? छोटा ही होगा। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब क्या है, दोनों दर्पण का उपयोग समझना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सैलून में, है ना। सैलून में जो जाते हैं बड़ा बड़ा दर्पण लगा रहता है तो वो हो गया अवतल दर्पण। दूसरा हुआ अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, है। डॉक्टर आंख कान गला देखने के लिए जो है इस दर्पण का उपयोग क्या करता है? अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बताया। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ आता है? उत्तल दर्पण तो कहा था इसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी में ड्राइवर के पास जो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। करा कि वहां उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं? तो बोले कि उत्तल दर्पण का एक तो विशेषता है कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु कहीं भी रहे प्रतिबिंब क्या बनेगा? हमेशा सीधा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के अनुसार, इस अक्ष पे वस्तु के अनुसार जहां जहां वस्तु का स्थिति बदलेगा प्रतिबिंब भी कभी उल्टा बनेगा कभी सीधा बनेगा। तो यदि यह दर्पण में जो है इसके जगह पे यह अवतल दर्पण लगा देंगे तो पीछे से जो गाड़ी आ रहा है कुछ, वह जैसे जैसे उसका स्थिति बदलेगा तो कभी उलट जाएगा कभी सीधा हो जाएगा, है ना। तो ड्राइवर को भ्रम हो जाएगा, लगेगा कि पीछे वाला गाड़ी में जो है भूत लग गया है ना, है। कभी उलट जाएगा कभी सीधा, कभी आकार बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें वस्तु कहीं भी रहे पीछे से जा रहा है वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि अब यह कह सकते इसमें तो वस्तु प्रतिबिंब फिर छोटा बनता है, इसमें तो बड़ा प्रतिबिंब छोटा बनता है लेकिन विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनता है। उदाहरण के लिए बोले कि मोटरसाइकिल का है यह शीशा है इतना, है ना। मोटरसाइकिल के साइड मिरर में यह शीशा लगा हुआ कौन सा? उत्तल दर्पण। अब पीछे तुम उसका देखो, पीछे यदि 1000 गाड़ी है ना, तो 1000 गाड़ी इस शीशा में दिखाई देगा, उसके छोटे से भाग पर पूरा शीशा कवर भी नहीं होता है। इधर इतना तो भाग पे जो है इधर पीछे यदि कितना गाड़ी है तो दिखाई दे देगा, उधर बड़का कोई घर है तो वो भी दिखाई देगा, फिर भी पूरा आधा शीशा, आधा से अधिक शीशा क्या होता है? बच ही जाता है ना जी,
है, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी के जो साइड में ड्राइवर के पास लगा रहा था, उस दर्पण में तुम पीछे देखो, पीछे कितना भी चीज होगा वह तुमको शीशा के एक ही थोड़ा सा भाग में दिखाई दे देता है, पूरा क्लियर और बहुत दूर तक दिखाई देता है, समझा, बहुत दूर तक दिखाई। ये इस सिर्फ उत्तल दर्पण में होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, यानी पीछे कितना भी वस्तु है सबको जो है इस दर्पण में जो है वह आ जाएगा, समझा। अब आता है क्या कि तीसरा एक होता है समतल दर्पण। कह रहा है कि समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है आईना जिसमें जो है घर में उपयोग करा, इससे को रहता है समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो समतल दर्पण का सबसे बड़ा विशेषता है क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा उतना बड़ा वस्तु दिखाई देगा। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी बराबर होता है। एक घर में बड़ा शीशा है, उसमें तुम जैसे जैसे जो है दर्पण से पीछे जाओगे, दर्पण के अंदर भी तुम्हारा प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब से दर्पण से जो हमारा दूरी है वो हो गया वस्तु की दूरी, दर्पण में जो हमारा चित्र बन रहा है वो जो दूरी होगा तो दर्पण से वो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो दोनों दूरी बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। तीसरा विशेषता क्या है कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चौथा विशेषता है यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब यह है कि काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब है कि दर्पण के सामने से हटे, ऐसे हट गए तो प्रतिबिंब भी खत्म हो गया, तो ये हो गया काल्पनिक। अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने से हटने के बाद भी यदि चित्र रह जाता है तो यह हो गया वास्तविक। समझ में आया है? मोबाइल में जो है वीडियो खींचते हैं या फोटो खींचते हैं तो हटने के बाद भी उसमें अस्थायी हो गया तो हो गया वास्तविक, है ना। और जब जो है दर्पण शीशा में जो है जब तक है तब तक दिखा दिया, सामने से हट गए तो खत्म हो गया तो हो गया काल्पनिक। तो समतल दर्पण की विशेषता समझ में आ गया है। अब इसमें जो है एक पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F होता है। तो R बराबर 2F सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, है ना। पूछ देता है परीक्षा में R बराबर 2F। देखो एक ये अवतल दर्पण ऐसे लिए, है ना, बहुत ही आसान है समझने का है। एक ये अवतल दर्पण लिए, है ना, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। एक अवतल दर्पण लिए, इसका नाम रख दिए L एक अवतल दर्पण है। मान लेंगे कि L एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। ध्रुव से इसकी दूरी को फोकस दूरी, वक्रता केंद्र से इसकी दूरी को बड़ी त्रिज्या या बड़ी आर या छोटी आर कुछ भी मान सकते हैं। लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऐसे आपतित हो रही है, यहाँ पे जा रही B पे आपतित हुआ, है ना। जो यहाँ से जो है F से होकर गुजरेगा, ये तीर चिन्ह दे दिए, और इसके P से जो है जहां यह किरण आपतित हुआ उस पर एक लंब डाल दिए, BC लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, है ना। ये सारा लिखना है। माना L एक अवतल दर्पण है, इसमें P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ये F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। एक किरण AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु L पर आपतित होती है ना। परावर्तन के बाद यह F से होकर गुजरती है। C से B पर लंब डाले, है ना। अब यहाँ देखते हैं यह आपतित किरण हुआ, यह परावर्तित किरण हुआ, यह विलंब हुआ, तो यह कौन आपतन कौन हुआ, यह कौन परावर्तन कौन हुआ। तो लिखेंगे इधर समझो कौन ABC बराबर कौन PBF। यह कहां से आया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का जो नियम बता दिए हैं। फिर ये रेखा इस रेखा के समांतर है ऐसे, और ये तीसरी रेखा इसको काट रही है, तो यह कोण बराबर होता है एकांतर कोण, इसीलिए यह B कोण C कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण, है ना। कोण ABC बराबर कोण BCF, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण, ये हो गया एकांतर कोण हुआ। ये हो गया परावर्तन के नियम से, नहीं हुआ। समीकरण 1-2 को मिला देंगे, 1 तथा 2 से ABC कट गया, कौन CBF बराबर कौन BCF।
ये हो गया। सी बी आप देखेंगे कि कहाँ पे है सी बी, ये बी कौन हुआ, यहाँ सी कौन हो गया। कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा बराबर होता है ना। ज्योमेट्री का यह नियम होता है, कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी बराबर। बी के सामने सी एफ, पी के सामने बी एफ बराबर होगा ना। तो लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ। क्यों हुआ बराबर, क्योंकि कोण बराबर है, समझा। अब जो है लिखेंगे, ये तो यहाँ चित्र बना रहे समझाने के लिए, इसलिए बी और पी के बीच में बहुत दूरी है ना। लेकिन वास्तविक रूप से जब प्रयोग इसको किया जाता है लेंस लेके, तो बी जो है पी के अत्यंत निकट होता है। बी पी के अत्यंत निकट, लिखेंगे कि बी पी के अत्यंत निकट होता है। बी पी के अत्यंत, यानी कि मान लो यहाँ बी आ गया, यहाँ से पी एफ और यहाँ से बी एफ दोनों क्या होगा, बराबर होगा है। तो यदि यह बी पी के अत्यंत निकट है तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समीकरण 4 हो गया यह, हुआ ना है। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को मिला देंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 से देखो बी एफ और बी एफ कट गया तो पी एफ बराबर सी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। यहाँ देखो पीसी में देखो पी एफ बराबर सी एफ, यानी कि क्या हो गया, पी एफ पीसी का आधा हुआ ना, नहीं आ रहा आधा है, ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये आधा आधा हुआ ना रे। अर्थात पी एफ बराबर पीसी बटे 2 हुआ ना रे। पी एफ को क्या लिखे हैं एफ, पीसी को क्या लिखे हैं आर बटे 2। तो ये हो गया क्या कहते हैं, एफ बराबर आर बाय 2, एफ बराबर आर बटे 2 या आर बराबर 2 गुना एफ हो जाएगा। यही हो गया वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना फोकस दूरी। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र पे जो है ये सिद्ध करने के लिए देता है, और कई बार जो है इस सूत्र पे जो है कई सारा ऑब्जेक्टिव भी देता है ना। ये आर बराबर 2f हो गया है पहला चैप्टर का जो। अब इसमें पहला चैप्टर में एक सवाल और रहता है, कभी कभी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। तो ये अभी देखो यहाँ ये उत्तल अवतल दर्पण हुआ, इसको कहेगा कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यहाँ P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया। लिखेंगे मुख अक्ष के समांतर जितना किरण जाएगा, ऐसे किरण ऐसे खींचे है, परावर्तन के बाद यह F से होकर गुजरेगा, ऐसे तीर लगा दी। इधर से भी ले जाओ, परावर्तन के बाद यह कहाँ से जाएगा, F से जाएगा। इधर से तीर लगा दिए, ऐसे तीर लगा दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे F पर देखो, इधर से ये F की ओर आ रही है, ये भी F की ओर आ रही है, एक बिंदु की ओर आ रही है। तो एक बिंदु की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना। अब इसी का उपयोग करके फिर देगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों होता है। तो यही चीज लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है क्योंकि यह मुख अक्ष के समांतर जितना भी किरण आएगा सबको सोलर कुकर के एक बिंदु पर जो है उसको क्या करेगी, आपतित कर देगी। एक ही जगह सारा किरण आके पड़ा तो वहां उष्मा का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तुरंत जो है खाना या जो भी चीज है उसके अंदर गर्मी बढ़ जाएगा, खाना तुरंत बन जाएगा। और उसके जगह पे जो है लगा देते उत्तल दर्पण, तो वह क्या करेगा, एक बिंदु से बाहर निकाल देगा, तो जितना किरण उस पर पड़ा वापस उसको जो है भेज देता बाहर, है ना। तो उससे जो है अंदर में गर्मी कभी नहीं बढ़ता। इसीलिए सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आया है? ये पहला चैप्टर का था। इसमें अब जो है एक और कभी कभी पूछ देता है कि किसी दर्पण का आवर्धन। अब आवर्धन क्या है, तो बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब इस आवर्धन से ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए इसको समझना पड़ेगा पूरा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जो है यदि अक्ष के ऊपर बनता है, सीधा बनता है, तो उसका मान होता है प्लस में, है। सीधा कब बनेगा, सीधा जो है कब बनेगा, जब वस्तु जो है काल्पनिक हो। ये वस्तु कहते हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक हो तभी ना सीधा बनेगा,
तो यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह अक्ष के ऊपर बन रहा है, उसका मान प्लस। अक्ष के नीचे बन रहा है ना, तो वह उल्टा बन रहा है तो उसका मान माइनस। उल्टा कब बनेगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, है ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। उत्तल दर्पण में यदि आते हैं तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा अक्ष के ऊपर ही बनता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसमें आवर्धन हमेशा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। लेकिन अवतल दर्पण में आते हैं तो अवतल दर्पण में अक्ष के ऊपर अक्ष के नीचे दोनों बन सकता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों बन सकता है। तो आवर्धन अवतल दर्पण में तो, उत्तल दर्पण में तो कोई बात ही नहीं है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा, धनात्मक होगा। लेकिन अवतल दर्पण में कभी माइनस आता है कभी प्लस आता है, तो दे देगा क्या कि आवर्धन अवतल दर्पण में +1 है। इसका क्या अर्थ है? +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो पहले तो प्लस में आया अवतल दर्पण में, इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? तो प्लस में आया तो सीधा बन गया, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक बन गया, है ना। तो पहले तो बोलेंगे कि आवर्धन अवतल दर्पण का +1 है, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक। दूसरा बोलेंगे कि 1 आ रहा है, तो 1 कब आएगा? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई दोनों कट गया तब ना 1 आएगा। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना है वस्तु की ऊंचाई भी उतना ही होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई दोनों बराबर है, इसका मतलब। और अवतल दर्पण में अब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर कब होता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? बराबर होता है। तो अब यह जो आवर्धन हुआ, इससे बताए कि कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। दे देगा क्या कि +1 है अवतल दर्पण में, तो इसका अर्थ बताए। तो अर्थ हो जाए, ऑप्शन दे देगा वास्तविक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, वास्तविक काल्पनिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो पहला तो हो गया काल्पनिक। +1 है, इसका अर्थ बताए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर, एक ऑप्शन दे देगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से बड़ा, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब से छोटा, इस तरह से देगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? दोनों बराबर होगा, सही ना होगा। तीसरा फिर क्या होगा कि +1 है आवर्धन, इसका मतलब बोल देगा कि बताइए कि यह वस्तु कहाँ पे है या प्रतिबिंब कहाँ पे है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहेगा, ध्यान से सुनो, चाहे वह कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर ही बनेगा, समझा। तो आवर्धन +1 है, तो इससे इतना चीज सीखने को मिल रहा है, क्या सब? प्रतिबिंब और वस्तु दोनों वक्रता केंद्र पर है? प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। ये आवर्धन से आ गया, समझ गया। तो आवर्धन का जो है ये सूत्र बताए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, है ना। उतारो